इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के सभी नोट्स आप लोगों को इस वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। और रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस से और जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि लाइफ किसे कहते हैं। हम कैसे जानेंगे कि किस में लाइफ है और किस में नहीं, कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग। जब कोई ग्रो कर रहा है, वॉक कर रहा है, खाना या पानी पी रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, तो उसे हम लिविंग कहेंगे और उनमें लाइफ होगी। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं। ये सभी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और सर्वाइवल के लिए किए जाते हैं, उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस की बेसिक एक्टिविटीज़ हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इन सभी एक्टिविटीज़ को हम एक एक करके डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? फूड को कंज्यूम करने की वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। सभी तरह की मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये एनर्जी फूड से मिलता है। न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से अपना फूड खुद तैयार करते हैं, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये प्रोसेस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है और क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट रहता है, इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। सेकेंड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते हैं और इसलिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर सभी ऑर्गेनिज्म में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स अपना फूड डायरेक्टली प्लांट से या इनडायरेक्टली दूसरे एनिमल्स को मारकर या बिना मारे हुए लेते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट से फूड कंज्यूम करते हैं और कार्निवोर्स एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मारकर फूड कंज्यूम करते हैं। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल्स को बिना मारे हुए उनसे फूड कंज्यूम करते हैं। लास्ट पेज में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद तैयार करता है। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से न्यूट्रिएंट्स या फूड तैयार करता है, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से होकर और सॉइल में प्रेजेंट वाटर रूट से होकर प्लांट में इंटर होता है। फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस में फूड के रूप में ग्लूकोज फॉर्म होता है और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व होता है। जब ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है जिसका कोई इमीडिएट यूज़ नहीं होता है, तो ये प्लांट में स्टार्च के रूप में और एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। यहाँ हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप में प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोफिल सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद इस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है और वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व होता है और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज फॉर्म होता है। ये कार्बोहाइड्रेट लीफ या दूसरे स्टोरेज ऑर्गन में स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। जनरली सभी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के सभी प्रोसेस जैसे सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करना, रूट से वाटर और स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट में इंटर होना लगातार एक के बाद एक साथ ही डे टाइम में होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस के ये सभी प्रोसेस एक साथ नहीं होते हैं। डेजर्ट प्लांट में वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहता है। ये स्टोमेटा नाइट में ओपन होता है और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में स्टोमेटा से होकर प्लांट में इंटर होता है, जो एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। डे टाइम में ये इंटरमीडिएट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसे फोटोसिंथेसिस के समय यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लीफ के सरफेस में स्टोमेटा स्मॉल पोर्स के रूप में प्रेजेंट रहता है, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। इन स्टोमेटा से होकर ट्रांसपिरेशन के समय वाटर का लॉस भी होता है। इसलिए जब गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होती है तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा क्लोज्ड रहते हैं। स्टोमेटा दो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। ये दोनों गार्ड सेल्स स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट अपने रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है और जब ये वाटर प्लांट में एक्सेस अमाउंट में होता है तो ये स्टोमेटा से होकर बाहर चला आता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले वाटर गार्ड सेल्स में इंटर करता है, जिसके कारण गार्ड सेल्स फूल जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है और वाटर स्टोमेटा से होकर बाहर चला आता है। वाटर के लॉस के कारण गार्ड सेल्स भी सिकुड़ जाता है और वो फ्लैसिड हो जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा भी क्लोज्ड हो जाता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। यहाँ हम अमीबा और पैरामीशियम के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। फर्स्ट है अमीबा। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट किया जाता है और फिर एंजाइम्स के द्वारा फूड पार्टिकल्स का सिंपलर फॉर्म में डाइजेशन होता है। अमीबा के सरफेस पर कुछ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है, जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा फूड पार्टिकल्स पर फ्यूज होता है और फूड वैक्यूल्स फॉर्म करता है। फूड वैक्यूल्स के अंदर सेवरल एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड अमीबा के साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड सेल के बाहर फेंक दिया जाता है। सेकेंड है पैरामीशियम। पैरामीशियम में अमीबा की तरह ही होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन यहाँ फूड का इनगल्फ सीलिया के द्वारा किया जाता है। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो पैरामीशियम के सरफेस पर पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है, जिसे एक साथ कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में एंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है। हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर से लंबा होता है, क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट खाता है और प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज होता है, जिसे डाइजेस्ट करने में अधिक समय लगता है, और कार्निवोर्स मीट खाता है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड,
लीवर और पैंक्रियाज। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ हम एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट्स के फंक्शन को डिटेल में देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ के द्वारा फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है या कंज्यूम किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद टीथ के द्वारा फूड को स्मॉल पीसेस में क्रश कर दिया जाता है। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिससे एक फ्लूइड सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं सेलाइवा। सेलाइवा को हिंदी में लार भी कहा जाता है। सेलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेलिवरी एमाइलेज। सेलिवरी एमाइलेज स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद फूड मस्कुलर टंग के द्वारा सेलाइवा से मिक्स हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड पार्ट है ईसोफेगस। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड माउथ से होकर ईसोफेगस में इंटर करता है। ईसोफेगस में मस्कुलर टिश्यू होता है जो फूड को आगे की ओर पुश करता है। ईसोफेगस के मस्कुलर टिश्यू के इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टैल्टिक या रिदमिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के कारण फूड ईसोफेगस से स्टोमक में इंटर होता है। एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट है स्टोमक। स्टोमक एलिमेंट्री कैनाल का लार्ज और मस्कुलर पार्ट है, जिसके वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट करता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन के एक्शन में हेल्प करता है। म्यूकस स्टोमक के वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है और पेप्सिन फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्फिंक्टर मसल से होकर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है, जो कॉइल के फॉर्म में अरेंज रहता है। यहाँ फूड में प्रेजेंट स्टार्च, प्रोटीन और फैट सभी का डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम लीवर और पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। फर्स्ट है लीवर। लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है और बाइल जूस में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। बाइल सॉल्ट फैट को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा स्टोमक से आया हुआ वो फूड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से एसिडिक हो गया था, उसे बाइल जूस अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम के एक्शन के लिए फूड का अल्कलाइन होना जरूरी होता है। सेकेंड है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है और पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। यहाँ इमल्सिफाइड फैट वो फैट है जिसे बाइल सॉल्ट के द्वारा स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया गया था। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का पहले बाइल सॉल्ट के द्वारा स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है और फिर लाइपेज के द्वारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, जिससे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट एंजाइम फाइनली प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, स्टार्च को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि माउथ में सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है, स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, स्टार्च और फैट तीनों का ही डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड के कंप्लीट डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन जरूरी होता है। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में प्रेजेंट न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा किया जाता है, जिसे कहते हैं विलाई। विलाई एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है।
विलाई से एब्जॉर्ब फूड फाइनली ब्लड वेसल्स में इंटर करता है और ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब फूड को बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाता है। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट पेज में हम लोगों ने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है जो ब्लड से होकर बॉडी के दूसरे भाग में चला जाता है। जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के वाल के द्वारा अनएब्जॉर्ब फूड से वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है और बचे हुए मटेरियल को एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस एनल स्फिंक्टर के द्वारा रेगुलेट होता है। इस तरह से ह्यूमन में न्यूट्रिशन का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होता है। इस वीडियो के पिछले सेक्शन में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के प्रोसेस में डिस्कस किया कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को बॉडी में लेता है और उसे डाइजेस्ट करता है। ये फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म के दूसरे लाइफ प्रोसेसेस में एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड प्रोसेस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय फूड मटेरियल में प्रेजेंट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। ये एनर्जी सेल्स के दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में यूज किया जाता है और एटीपी मॉलिक्यूल सेल्स के सभी एक्टिविटीज़ के लिए फ्यूल का काम करता है। जब सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन को एयर से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ना नहीं होता है, बल्कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। लेकिन ये दोनों ही प्रोसेसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑर्गेनिज्म ये ऑक्सीजन एयर से लेता है। इसके अलावा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑर्गेनिज्म ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के यूज के ही करते हैं। इस तरह से रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मोस्ट ऑफ द प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेकेंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों ही प्रोसेसेस को आगे हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ग्लूकोज ब्रेकडाउन के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन का सेकेंड स्टेप है पायरूवेट का ब्रेकडाउन होना। पायरूवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पायरूवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज होता है। ये प्रोसेस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेकेंड है पायरूवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ये प्रोसेस ईस्ट और मसल सेल्स में होता है। फर्स्ट है ईस्ट। ईस्ट एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे फर्मेंटेशन और बेकिंग में यूज किया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन के एब्सेंस के कारण पायरूवेट इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो जाता है
और एनर्जी रिलीज होता है। सेकेंड है मसल सेल्स। किसी भी तरह के एक्सरसाइज या हार्डवर्क के कारण जब हमारे मसल सेल्स में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस सिचुएशन में पायरूवेट, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप यानी ग्लूकोज का पायरूवेट में कन्वर्ट होना सेम होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके सेकेंड स्टेप यानी पायरूवेट का ब्रेकडाउन एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही प्रोसेस में अलग अलग होता है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन के प्रोसेस को एक बार फिर हम इस फ्लो चार्ट के हेल्प से समझ लेते हैं। ग्लूकोज ब्रेकडाउन के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का पायरूवेट और एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है। ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन के सेकेंड स्टेप में पायरूवेट का ब्रेकडाउन होता है। पायरूवेट का ब्रेकडाउन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रोसेस से होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है। ये प्रोसेस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी के कारण पायरूवेट का लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है और ईस्ट में ऑक्सीजन के एब्सेंट के कारण पायरूवेट का इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पायरूवेट में पायरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है और इस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन का कुछ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और मोस्ट ऑफ द प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। लास्ट पेज में हम लोगों ने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से लेता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो इस तरह से सभी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर और बॉडी में एक्सचेंज होता है। यहाँ हम इस गैसियस एक्सचेंज को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर और प्लांट बॉडी में स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज होता है। ये गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। लेकिन प्लांट बॉडी में डे टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं होता है, क्योंकि डे टाइम में प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। लेकिन नाइट में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो प्लांट बॉडी के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स में ऑक्सीजन के इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को लेता है और एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करता है। क्योंकि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के अमाउंट से कम होता है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग का रेट टेरेस्ट्रियल एनिमल से अधिक होता है। रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन में ऑक्सीजन के इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है जो एक साथ कंबाइन होकर रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करता है। ह्यूमन बॉडी में एयर नोज से इंटर होता है और नोज दो नॉस्ट्रिल से मिलकर बना होता है। इन दोनों नॉस्ट्रिल्स में म्यूकस और फाइन हेयर्स प्रेजेंट रहता है। जब एयर नॉस्ट्रिल से पास होता है तो म्यूकस और फाइन हेयर्स एयर को फिल्टर करता है और इस तरह से बॉडी में फ्रेश एयर इंटर होता है।
नॉस्ट्रिल्स और नेसल कैविटी से होकर एयर थ्रोट में इंटर होता है। थ्रोट में फेरिंग्स और लैरिंग्स प्रेजेंट रहता है। फेरिंग्स वो एरिया है जहाँ नेसल कैविटी और ओरल कैविटी एक दूसरे से कनेक्ट होता है। फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स प्रेजेंट रहता है और लैरिंग्स ट्रैकिया में ओपन होता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इस तरह से एयर फेरिंग्स और लैरिंग्स के होते हुए ट्रैकिया में इंटर होता है। लास्ट पेज में हम लोगों ने देखा कि एयर फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में इंटर करता है। ट्रैकिया एक थिन वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके चारों ओर रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। रिंग ऑफ कार्टिलेज एयर के कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। ट्रैकिया आगे की ओर जाकर दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों ब्रोंकाई लंग्स में इंटर करता है। लंग्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होता है। इन स्मॉलर ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड में स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्वियोलाई। अल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अल्वियोलाई चारों ओर से ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से घिरा हुआ रहता है। ये ब्लड वेसल्स बॉडी के दूसरे पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और उसे अल्वियोलाई में रिलीज करता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स अल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लेता है और उसे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऑक्सीजन ब्लड में कम सॉल्युबल होता है, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है जो ब्लड के आरबीसी में प्रेजेंट रहता है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और उसे बॉडी के सभी सेल्स में कैरी करता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ऑक्सीजन से अधिक सॉल्युबल होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के दो प्रोसेस न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के दो और प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।